अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को कोलैब नोटबुक के बारे में तो पता है और मैंने आप लोगों को अगर मैं पॉइंटर अब आप लोगों ने फोकस करना है मेरे कर्सर के ऊपर। इस टाइम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक नॉर्मल जो रन टाइम है कोलैब नोटबुक है वो कनेक्ट किया हुआ है। इस टाइम मैंने कोई जीपीयू कनेक्ट नहीं किया, सिंपल मैंने रन टाइम इसका कनेक्ट कर लिया है। अब मेरे पास कोलैब के रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ये आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पैनल मौजूद है जिसके अंदर आपको एक डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं, सर्च का, वेरिएबल का, की का, फोल्डर का। मैं फाइल्स वाले या फोल्डर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल नज़र आ रही है टाइटैनिक डाटा सेट। ठीक है, ये एक डाटा सेट की फ़ाइल है और ये CSV फॉर्मेट में है, कॉमा सेपरेटेड वर्जन है एक डेटा का। और आप लोगों को मोस्टली जो डाटा सेट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा, मैं आपको डाटा सेट आगे जाके दिखाता भी हूँ, वो इसी फॉर्म में मिलेगा। वो एक्सेल फाइल्स होंगी या CSV फाइल्स होंगी मेजॉरिटी, तो आप जो है वो उनको लोड करेंगे। अब इसका बेसिकली आपने कोलैब नोटबुक के अंदर लोड करने का तरीका यह है कि आपके पास ये अपलोड का आइकन मौजूद है। जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्राउज़ विंडो आ जाएगी जिसके अंदर आपने जाके जो है वो अपनी फ़ाइल जो है वो उसको अपलोड करना होता है। अब क्योंकि मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग की लिमिटेशंस की वजह से एग्जैक्टली वो स्क्रीन दिखा नहीं पा रहा कि ब्राउज़र, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे अपलोड वाले, तो आपके पास फ़ाइल सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, करने हम लोग क्या लगे हैं, पहले आप इस चीज़ को समझ लें ताकि आपको एक पूरा फ़्लो समझ में आ जाए, और फ्लो समझने के बाद हम फिर उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि हमने बात की थी डेटा के बारे में, तो मैं आपको डेटा लोड करके दिखाऊंगा कि डेटा एक्चुअली कोलैब नोटबुक में लोड कैसे होता है, कौन सी लाइब्रेरीज़ करती हैं। उस लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के बाद दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि आपने डेटा को देखना होता है, मेरा डेटा है कौन सा। तो उसके लिए कुछ विजुलाइजेशन की लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो उन लाइब्रेरीज़ को देखेंगे, विजुलाइजेशन करके थोड़ी सी देखेंगे, डिफरेंट प्लॉट्स को देखेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स को देखेंगे, और उसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो फिर आपको एक बताया था डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट। तो उस EDA के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि डेटा के अंदर आपने उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसको आपने किस तरह से देखना है, किस तरह से क्लीन करना है। फिर जाएंगे डेटा को इस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको रेडी कर सकेंगे, उसके ऊपर एक मॉडल छोटा सा हम ट्रेन कर सकें। तो आज हमारा फोकस होगा जो वो क्लासिफिकेशन के ऊपर होगा। क्लासिफिकेशन बेसिकली कि आप अपने मौजूद डेटा के अंदर क्लासिफाई कर सकें कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ज़ीरो है या 1 है। अगर मैं आज के केस की बात करूं तो हमारा जो डेटा है टाइटैनिक का डेटा सेट बेसिकली क्या है कि आपके पास जो एक शिप थी टाइटैनिक के नाम से, जो कि उसको एक बड़ा, जिसे कहते हैं हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा हादसा पेश आया था और काफ़ी लोगों की जो उसके अंदर डेथ हुई थी, तो वो उसका डेटा सेट आपके पास मौजूद है। उसके अंदर फिर आपने क्या करना होगा, आपने क्लासिफाई करना होगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ पैसेंजर कि क्या ये पैसेंजर सर्वाइव किया था या ये सर्वाइव नहीं किया था। तो आपने क्लासिफिकेशन करनी है बेसिकली उसकी 2 कैटेगरीज में। अच्छा, अब हारिस, चूँकि हमने बच्चों को एट्रीब्यूट्स की टाइप भी बता दी है, तो अब हम बता सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का आंसर नॉमिनल होता है और रिग्रेशन जो है उसका आंसर न्यूमेरिकल होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि नॉमिनल को हम कैटेगोरिकल डाटा या कैटेगरी भी कहते हैं। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन मॉडल डेवलप करते हैं तो उसका आंसर नॉमिनल एट्रीब्यूट में उसका जवाब आता है या प्रेडिक्शन आती है। जैसे अभी हारिस ने आपको एग्जांपल दी कि सर्वाइव नॉट सर्वाइव, तो आपको याद होगा कि मैंने बाइनरी एक स्पेशल टाइप बताई थी नॉमिनल की, जिसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो टाइटैनिक में जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो एक बाइनरी एट्रीब्यूट है जो हमें बताएगा कि गिवन पर्सन की इंफॉर्मेशन के बाद हम ये प्रेडिक्ट करें कि ये पर्सन सरवाइव किए करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ओवर टू यू हारिस प्लीज़। ओके, तो मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एक फ़्लो बता दिया है कि ये चीज़ें आज हमारे एजेंडा में शामिल हैं, और मैंने नोटबुक के ऊपर भी जो है वो कर दी हैं। इन चीज़ों को डालने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग जब किसी चीज़ को पढ़ने लगें, पढ़ने के लिए, कोड करने के लिए, मैं अगेन कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पता हो कि आप करने क्या जा रहे हैं, एक्चुअल इशू क्या है, एड्रेस आपने कैसे करना है,
कोड करने से पहले आपका माइंड क्लियर हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, थ्योरेटिकली आपके माइंड में हो, और उसके एट द एंड मुझे आउटपुट किस तरह की मिलने वाली है ये भी आपको पहले से आइडिया हो, ताकि जब आप काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली ना काम कर रहे हो, आप विद सम नॉलेज, और ताकि आप जो है वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकें। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ अब लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की हुई हैं, मैं सेल एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास numpy है, न्यूमेरिकल पाइथन आपके पास एक लाइब्रेरी है जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप जितनी कैलकुलेशंस हैं डेटा के ऊपर परफॉर्म आपने करनी है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आप उसमें आपको हेल्प करता है। देन अगेन आपके पास पांडास की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आप जो है वो डेटा फ्रेम्स को हैंडल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली आपको विजुलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, डिफरेंट प्लॉट्स के अंदर हेल्प करता है। और उसके बाद ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ sklearn, ठीक है, जिससे इन शॉर्ट बाज़-औक़ात scikit-learn भी बोला जाता है, ठीक है। उसकी अब ये एक आपके पास जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग के लिए एक काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। जो लोग बिगिनर्स हैं और उन्होंने चीज़ों को सीखना है, और बिगिनर्स के अलावा भी जो छोटे मोटे मॉडल्स हैं आपके, वो भी आप sklearn से जो है वो बना सकते हैं। sklearn को हारिस ने बड़ा ठीक बताया। इसको आप यूँ समझें कि साइंटिफिक टूल किट फॉर मशीन लर्निंग। बिल्कुल। तो scikit-learn भी से कहते हैं, sklearn भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये साइंटिफिक टूल किट फॉर मशीन लर्निंग है। तो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग जितनी भी हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम scikit-learn को यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आगे एक और लाइब्रेरी है seaborn की। ये लाइब्रेरी भी आपके पास विजुलाइजेशन की है। अब सवाल ये होगा कि सर ऊपर मैटप्लॉटलिब भी विजुलाइजेशन के लिए है, seaborn भी विजुलाइजेशन के लिए है। एक्चुअली है ये कि केस ये है कि आपके पास मैटप्लॉटलिब एक बिल्कुल एक बेसिक किस्म की लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आपके पास तमाम किस्म की प्लॉटिंग हो जाती है, बट आपको मैनुअली उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है। मैनुअल कोड आपको बहुत ज़्यादा खुद से करना पड़ता है आप किसी चीज़ को विजुलाइज करवाने के लिए। लेकिन क्या किया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिन्होंने मैटप्लॉटलिब को लेकर और उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस बना के आपके लिए ईजी टू यूज़ कर दिया है। कि आप फॉर एग्जांपल seaborn की लाइब्रेरी में जाएंगे, आपने कोई बार प्लॉट करना है विद कलरिंग, कलरफुल ग्राफ्स आपको चाहिए, क्योंकि विजुलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप एक कलरफुल, एक इफ़ेक्टिव और विजुअली एक अपीलिंग चीज़ जो है वो यूज़र को अपने दिखाएं। तो वो लाइब्रेरीज़ मैटप्लॉटलिब के ऊपर जो है वो ऑन टॉप ऑफ देम बिल्ड की गई हैं, ताकि आप लोग उसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकें। उसके बाद आगे कुछ कोड आपके पास सामने मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इस कोड की जो चीज़ है वो ये है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। बच्चे खुद क्यों नहीं सर्च करते ChatGPT? ये भी बात ठीक है वैसे। लेट देम हैव देयर फन। ओके, ठीक है। मैंने साथ इसके अंदर ना लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं, और ये जब नोटबुक आपके पास आएगी तो इसमें मज़ीद और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिंक्स होंगे, जहाँ से आप जाके लाइब्रेरीज़ को पढ़ सकते हैं। अब ये बेसिकली पूरी लाइब्रेरी का लिंक है, seaborn की लाइब्रेरी का पूरा लिंक है कि इसके ऊपर अब जब आप क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसकी लाइब्रेरी के पेज के ऊपर। वहाँ पे पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखकर ग्राफ्स के साथ पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाया गया है कि कौन सा डाटा है, कैटेगोरिकल डाटा है, कौन से प्लॉट्स हैं, न्यूमेरिकल डाटा है, कौन से प्लॉट्स हैं, और किस किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आप लोगों की रीडिंग के ऊपर है कि आप उसको जाके कितने अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर लिखी हुई है। तो दिखाने का अब यहाँ पे मैं seaborn के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि ये आप लोगों के लिए ईजी टू यूज़ है, आप लोग आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ सेल एग्जीक्यूट करते जाता हूँ, और आपके सामने कुछ कलर पैलेट्स आ रहे हैं, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। कलर्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो लाइब्रेरीज़ है ये विजुअली बहुत इन्हांस्ड हैं, अपीलिंग हैं। इनके अंदर मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज़ के लिए आपके पास ग्राफ्स हैं जो एक सर्टेन कलर वैल्यू से डार्कर की शेड्स की तरफ लेके जाता है। कैटेगोरिकल डाटा के लिए आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कलर्स हैं, जिनको आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ को। उसके बाद आपके पास एक और कैटेगरी आती है जिसके अंदर आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं डेटा की, कि इस रेंज से इस रेंज के अंदर जो डेटा है वो उनको डिफरेंट कलर से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और उसके बाद आगे आते हैं। ओके,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, आपकी ऑडियंस बड़ी मैटर करती है, जिस ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हैं या आपका यूज़र जिनके लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस वो होती है। इन केस आपके पास कोई ऐसे आपकी ऑडियंस है, वो पब्लिक है, उन पब्लिक ऑडियंस के अंदर बहुत सारे लोग जो एक प्रॉब्लम से जो है वो होते हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस का इशू होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस को भी आप लोगों ने खुद एड्रेस करना होता है, तो उसके लिए भी इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, कलर्स हैं, बिल्कुल सेफ कलर्स हैं जो कलर ब्लाइंड लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। बिल्कुल। आगे बात आ जाते हैं डेटा के ऊपर। ये आपको सीबॉर्न का पीछे से एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो था, आगे चल के प्लॉटिंग भी करेंगे। डेटा के ऊपर आ जाते हैं। डेटा हमारे पास टाइटैनिक का डेटा सेट है, CSV फाइल है। अब उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। थोड़े से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो ताकि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता हो। इसमें सारे सब प्रेडिक्ट सर्वाइव्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी जो पहला फीचर है वो सर्वाइव वाला, उसका फीचर का जो है वो नाम है आउटकम ऑफ सर्वाइवल 0 या 1, येस या नो, सर्वाइव्ड या नॉन सर्वाइव। उसको येस कह लें या नो कह लें, 0 से रिप्रेजेंट कर लें, 1 से रिप्रेजेंट कर लें, इट्स योर चॉइस। बट हो क्या रहा है, सिर्फ आप 2 कैटेगरीज में प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि वो सर्वाइव हुआ या नहीं हुआ। तो उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं कि एक जो टाइटैनिक जहाज़ था उसमें डिफरेंट क्लासेस थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उसके डिफरेंट क्लासेस के पैसेंजर्स मौजूद थे, तो उनको 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आगे चल के डेटा में जहाँ पे भी 1 2 3 आएगा तो विच रिप्रेजेंट्स के आपके पास 3 डिफरेंट क्लासेस थी। नेम ऑफ द पैसेंजर है, उनका जेंडर हमारे पास है, उनकी एज हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन है कि हर पैसेंजर के कितने सिबलिंग स्पाउसेस जो पैसेंजर पे ऑन बोर्ड थे। पार्च है कि आपके पास जो एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसके पेरेंट्स या चिल्ड्रन जो है वो उसके साथ मौजूद है। टिकट नंबर है, फेयर है हर पैसेंजर का, कैबिन है, और इम्बार्क है वो कहाँ से जो है वो आपके पास ये 3 जो पोजीशंस आ रही हैं, 3 आपके पास इम्बार्क जो है वो लोकेशंस आ रही हैं जहाँ से जो पैसेंजर्स हैं वो ऑन बोर्ड हुए थे। ठीक है जी। मैंने क्या किया कि मेरे पास पांडास आपको एक फैसिलिटी देता है, रीड CSV का आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है, आप उसको यूज़ करते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर अपनी जो फाइल है उसका पाथ देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें, ये आपके पास फाइल पड़ी है। इन केस यहाँ पे पाथ मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स के ऊपर, और कॉपी पाथ की ऑप्शन है, आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये विंडो मैंने क्लोज़ की, और यहाँ पे मैं उस पाथ को अगर कॉपी करता हूँ तो एग्जैक्टली मेरे पास ये पाथ आ जाता है। ठीक है, ये पाथ आपने कॉपी किया, सेल एग्जीक्यूट करेंगे, सक्सेसफुली सेल आपका हो जा एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो मेरा वेरिएबल है फुल डेटा, इसके अंदर जो है वो मेरा पूरा डेटा सेट लोड हो चुका है। अब मैंने अपने डेटा सेट को देखना, पहले ये चेक करना है कि मेरे डेटा सेट के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितने फीचर्स मौजूद हैं। तो मैंने डॉट शेप का एक फंक्शन यूज़ किया है, और वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास टोटल 891 रोज़ हैं, 12 एट्रीब्यूट्स हैं, 12 जो है वो फीचर्स मेरे पास टोटली मौजूद हैं। मैं क्या करता हूँ कि फुल डाटा डॉट हेड, अब मुझे ये बता, हेड बेसिकली क्या करेगा कि आपको डेटा का एक अपर चंक दिखा देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 10 रोज़ आपको आती हैं, 5 रोज़ आती हैं। अब 10 रोज़ आती हैं, आप उसको एक्सप्लिसिटली आर्गूमेंट के तौर पे मेंशन करके कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास अब देखें कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आपके सामने आ रहा है कि आपके पास पैसेंजर आईडी, सर्वाइवर क्लास, पी क्लास, पैसेंजर की जो क्लास थी, नेम था, उसका जेंडर था, उसकी AC, ये फीचर्स हैं तमाम। हर कॉलम एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास नंबरिंग आ रही है 0 1 2, ये आपके पास नंबर ऑफ रोज़ आ रही हैं जिनको हम इंस्टेंसेस भी कहते हैं। अब ये डेटा आपके पास पूरा मौजूद है, और इंटरेस्टिंगली आपके पास यहाँ पे आप कुछ कोलैब नोटबुक ने बटन्स भी दे दिए हैं कि आप टेबल को इंटरेक्टिव कर सकते हैं, उसके जो है वो ऑटोमेटिक टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। इसको आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। खैर, यहाँ तक हमारा डाटा लोड हो चुका है। अब डाटा लोड करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए कि आप क्या करें कि उसके डिफरेंट
चार्ट्स प्लॉट करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस प्लॉट करें, उस डेटा को प्लॉट करके देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस किस तरीके से मौजूद हैं। डाटा अंडरस्टैंड आपने करना है। बेसिकली उसकी प्लॉटिंग का मकसद ये होगा, और ये प्लॉटिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप उस डाटा को अंडरस्टैंड करके उसका जो एनालिसिस निकालते हैं कि इस डाटा को मैं किस किस्म के एल्गोरिथम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो हमारे पास अभी क्योंकि हमने ऊपर आपसे डिस्कस किया था सीबॉर्न की लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी आपको डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स देती है बिल्ट इन। आपने सिर्फ उसका फंक्शन यूज़ करना है, आपको वो प्लॉट जो है वो हो जाए, आपके सामने जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें, मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। मैंने एक उसका एक एलियस यूज़ कर लिया था, एक डिफरेंट नेम यूज़ कर लिया था कि मैं फॉर एग्जांपल इसका ऐसा ही है कि मैं जैसे पांडास को आपने पीडी कह दिया था, मतलब आप एक निक नेम यूज़ कर लेते हैं कि आपको पूरा नेम हर दफ़ा उसका मेंशन ना करना पड़े। आप निक नेम से हमेशा उस लाइब्रेरी को का रेफरेंस दे रहे होते हैं कि इस लाइब्रेरी से ये फंक्शन ले लो, इस लाइब्रेरी से ये फंक्शन यूज़ कर लो। ठीक है, अब मैं आता हूँ उस सेल के ऊपर, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो वो नीचे ऊपर रेफरेंस दे रहे हैं ये आ गया कि SNS सीबॉर्न से हिस्टोग्राम प्लॉट ले लो। ठीक है, और उसके अंदर क्या करना है, फुल डाटा जो हमारे वेरिएबल फुल डाटा के अंदर कौन सा आपने कॉलम लेना है, कौन सा एट्रीब्यूट लेना है, उसका आपने नाम दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में कि पार्च वाला कॉलम, पार्च वाला फीचर ले लो और उसको प्लॉट कर दो, प्लॉट डॉट शो। एग्जीक्यूट किया, आपके सामने एक पूरा प्लॉट आ रहा है, और पार्च के अंदर बेसिकली क्या था कि एक पैसेंजर के साथ कितने उसके पेरेंट्स या चिल्ड्रन मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा क्या दिखा रहा है, एक ये जो ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, मेजॉरिटी जो कॉलम है आपके पास वो ज़ीरो है, विच मीन्स कि आपके पास जो जितने ज़्यादा मोस्टली जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ कोई भी पेरेंट या चिल्ड्रन नहीं था। और जहाँ पे 1 आ रहा है मतलब कुछ ऐसे अराउंड 100 ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनके साथ पेरेंट या चिल्ड्रन जो है वो एक साथ मौजूद था। तो आपको एक पूरे डेटा में से एक बड़ी हाईलाइट चंक ऑफ हाईलाइट मिल गई कि इस डेटा के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास KDE प्लॉट, कर्नल डेंसिटी आपके पास एस्टिमेशन जो है वो प्लॉट है। बेसिकली आप क्या करते हैं, अगर मैं आपको इसकी पहले एक विजुअल डायग्राम दिखा दूं, ये आपको डेटा के बारे में एक डेटा की ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ पे बता रहा है, देखें, SNS सीबॉर्न में से डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ले लो और क्या करो, फुल डेटा, और उसका जो कॉलम है कौन सा लेना है, एज वाला। अब वो एज में से जब मैंने उसको प्लॉट किया तो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्या बता रही है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रही है, एक्स एक्सिस पे एजेस हैं और मोस्टली एजेस जो पीक आ रही है वो 20 से 40 के दरमियान आ रही है। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा पूरा डेटा है उस डेटा के अंदर मेजॉरिटी पैसेंजर्स की जो एज थी वो बिटवीन 20 एंड 40 थी, 40 ईयर्स के ओल्ड के दरमियान थे। तो अब एक ये बहुत बड़ी इनसाइट मुझे मिल गई। और उसके बाद ये देखें, आप डेटा के अब यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं कि आप डेटा के साथ जो है वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिस्क प्लॉट था, और ये देखें यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि मैंने जो उसका हिस्टोग्राम वाला आर्गुमेंट था उसको मैंने फॉल्स किया हुआ था कि वो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ की जो है वो आपको तरह दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, थोड़ी सी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको हिस्टोग्राम्स जो है वो आपको दिखाना शुरू कर दिए कि हर फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स वाली एज, 21 ईयर्स वाली एज के जो पीक है वो सबसे ज़्यादा है। आपको उससे थोड़ी सी ज़्यादा इंसाइट मिल रही है डेटा के बारे में। ओके, अब आगे आ जाते हैं रिलेशनल प्लॉट्स के। एक कॉलम के अंदर मल्टीपल आपके पास इनसाइट्स आपको मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आपको पता चले। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। अब हो क्या रहा है, आपके पास मैंने एक सेल एग्जीक्यूट किया और 3 ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन 3 ग्राफ्स के अंदर मैंने किया कि देखें, एक्स एक्सिस पे मैंने एज वाला एट्रीब्यूट लिया, वाई एक्सिस पे मैंने फेयर वाला एट्रीब्यूट लिया। 2 एट्रीब्यूट्स हो गए, कंबाइन करके हम देख रहे हैं
और कॉलम उसके साथ एक और है पी क्लास वाला, कि आपके पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। अब होगा क्या, आपके पास 3 क्लासेस थी, तीनों क्लासेस का एनालिसिस आएगा और हर क्लास का एनालिसिस किन एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, कि उनकी जो एज है और उन्होंने जो फेयर पे किया हुआ है, कि आपकी अपर क्लास ने P1 क्लास ने उसके अंदर, ओके ये फिर अगेन बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है, ये कि आपकी जो अपर क्लास है उसके अंदर जो एज ग्रुप था वो और उसका जो फेयर था। अब इसको देखने का तरीकाकार क्या है, अगर आप इनकी पीक्स देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि अराउंड 30 to 40 की जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्होंने जो अराउंड जो फेयर है वो ज़्यादा पे किया है, ठीक है, उनकी पीक्स ज़्यादा आ रही हैं। जैसे आगे 70 to 80 ईयर्स की जो एज है उसके अंदर आपके पास जो फेयर है वो उसकी वैल्यू कम है। दूसरा इसके अंदर एक और इंसाइट जो हमें मिल रही है, अगर आप यहाँ पर देखें आपको एक ब्लू लाइन और एक ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट जेंडर्स को। आपके पास ऑरेंज लाइन ये आपके जो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो है वो इसका जो क्या कहते हैं लेजेंड जो है वो आपको शो हो रहा है। बेसिकली लेजेंड आपको ग्राफ की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि हर लाइन या हर डॉट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू लाइन आपको मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ऑरेंज है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि 40 to 50 के अंदर जो फीमेल्स हैं उनका जो फेयर है वो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप पी क्लास में जो मिडिल क्लास है उसके अंदर आते हैं तो उनका फेयर सिग्निफिकेंटली लो है, और अगर आप लोअर क्लास में आते हैं तो वो उसके अंदर जो उनकी एज ग्रुप और जो फेयर है वो उसकी अमाउंट जो है वो आपको नज़र आ रही है और जेंडर के हवाले से भी आपको नज़र आ रहा है। तो 3 ग्राफ्स ने आपको फेयर, एज, क्लासेस और उनके जेंडर के अकॉर्डिंग इंसाइट दे दी एक डेटा के बारे में। तो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी इंटेलिजेंटली एक प्लॉट को यूज़ करने से आपको मिल सकती है। तो ये आपका प्लॉट करना काम नहीं है, इफ़ेक्टिव और जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट प्लॉटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि आपने ये देखना है कि कौन से फीचर को, अब ये तो मैंने आपके सामने करके दे दिया ना, आपको पता चल रहा है कि जनाब मैंने एज का, फेयर का और क्लासेस का करना था, बट अगर आपके सामने एक रैंडम डाटा सेट आ जाता है और पहली बार उसको देख रहे हैं तो उसमें से आपको नहीं पता चलेगा। ये एक प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड काम है कि आपने अपना दिमाग इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, आपको फीचर्स के बारे में पता हो तो फिर आप देखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से आपके पास आगे डिफरेंट प्लॉट्स हैं, स्कैटर प्लॉट है, उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो आपके पास पॉइंट्स की, डेटा पॉइंट्स की फॉर्म में होती हैं। अब और लाइन प्लॉट, मैंने बेसिकली आप लोगों को प्लॉटिंग का आइडिया देना था लाइब्रेरी के हवाले से, तो ये आपके सामने प्रॉपर प्लॉटिंग आ रही है। इस तरह का ये प्लॉट हमने एग्जैक्टली अभी पीछे प्लॉट किया है। अब इसके अंदर क्लासेस की डिस्टिंग्विश नहीं है, तो ये ओवरऑल डेटा का प्लॉट है। बार प्लॉट है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट डेटा की जो है वो बार्स वो प्लॉट हो रही हैं। और ये देखें, अब आपके पास ये जो प्लॉट है आपको डेटा के बारे में इंसाइट दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपके पास इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पास ये भी पता चल रहा है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको आइडिया मिल रहा है कि एक्चुअली डेटा के मेजॉरिटी पॉइंट्स कहाँ पे लाए करते हैं। आपको आउटलायर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डेटा के जो मीन वैल्यूज़ है, मैक्स वैल्यूज़, उनके बारे में भी आइडिया मिल सकता है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास डिफरेंट नेचर्स, डिफरेंट टाइप की जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल है। मैं इनको एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने ये चीज़ें आती जाएँ। वायलेंट प्लॉट है जिसके अंदर आपको बेसिकली डेटा के बारे में जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है। अच्छा, वायलेंट प्लॉट जो है ना, ये बड़ा यूनिक प्लॉट है क्योंकि ये 2 प्लॉट से मिलके बना है। बिल्कुल, इसमें आपके पास एक तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रही है, और आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि या तो सिमेट्रिकल होती है या एसिमेट्रिकल होती है। और एसिमेट्रिक की हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी, या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है या वो नेगेटिवली स्क्यूड होती है। बिल्कुल। और हाँ प्लीज़, और ये जो बॉक्स प्लॉट है ना, ये बड़ा अमेजिंग प्लॉट है। ये किसी भी एट्रीब्यूट की 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको बताता है, जिसे हम डाटा साइंस की ज़ुबान में 5 नंबर समरी भी कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर समरी में जो 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स, उसमें सबसे नीचे की लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो है मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आपको जो सबसे ऊपर लाइन नज़र आ रही है वो है मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपको
इन दोनों वैल्यू के दरमियान में एक शेडेड एरिया नीले रंग का नज़र आ रहा है और उस नीले रंग के एरिया में 3 लाइंस हैं। ये 3 लाइंस एक्चुअली 3 नंबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स में जो सबसे जो नीचे वाला डब्बा है, लाइन है डब्बे की, उसे हम कहते हैं Q1। ये बताता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है 25% ऑफ जो वैल्यूज़ हैं इस लाइन से नीचे आती हैं। उसके बाद जो दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको मीडियन कहते हैं और इसको Q2 या सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो शेडेड बॉक्स की ऊपर वाली लाइन है उसे हम Q3 कहते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि आप ये 3 लाइनें भी ड्रॉ कर सकते थे, आपने इनमें कलर क्यों भरा, आपने इसको बॉक्स क्यों बनाया? तो ये बॉक्स इन इटसेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर है। आपको याद होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में मैंने आपको बताई थी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो ये जो ब्लू बॉक्स है ये एक्चुअली आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल में जो भी नंबर है उसमें से माइनस कर दें आप फर्स्ट क्वार्टाइल का नंबर, तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल जाती है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको बताती है कि जो दरमियानी 50% वैल्यूज़ हैं वो किस जगह पे मौजूद हैं। सो ये आपको, अब ये शेडेड बॉक्स जितना कंप्रेस्ड होगा उतनी इंटर क्वार्टाइल रेंज कम है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कम होने का मतलब है कि उतनी डाटा में डिस्पर्शन कम है। ठीक है, उतना डाटा मिडल वैल्यू के गिर्द ज़्यादा उसके करीब है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। और जितना ये शेडेड बॉक्स बड़ा होगा उतना डाटा ज़्यादा स्प्रेडेड है और उतनी वैल्यूज़ दूर दूर फैली हुई हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि इंटर क्वार्टाइल रेंज एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। बिल्कुल। सो इससे आगे जो हम देख रहे हैं वॉयलेंट प्लॉट, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा रहा है, लेकिन उसके जैसे अभी सर ने कहा था कि ये 2 प्लॉट से मिलकर बना है, तो इसके अंदर आपको जो एक लाइन जो एक छोटा सा बॉक्स प्लॉट इसके अंदर ही जो है वो एम्बेड हुआ हुआ है। एग्जैक्टली। तो वो आपको ये मतलब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इन तमाम प्लॉटिंग के जो अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस हैं उनके बारे में अगर पता है, तो आप इफ़ेक्टिव जो प्लॉटिंग है जिसको मैं कह रहा हूँ वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक ही प्लॉट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या उससे आप इनसाइड ले सकते हैं। हमारे पास ये एक सिंपल सा प्लॉट है जो आपको बता रहा है कि टोटल ओवरऑल डेटा में से कितने लोगों ने सर्वाइव नहीं किया था और कितने लोगों ने सर्वाइव किया था। मेरे ख्याल हारिस प्लॉट से हम आगे निकलते बिल्कुल, हैं। अब ये लास्ट हमारा ख़त्म हो रहा था काम। अब इसके बाद ये सारी प्लॉटिंग आपके पास मौजूद है, आप ये रेफरेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं, लिंक्स मौजूद हैं, उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। देखें जी, मैंने क्या किया है कि मैंने अगेन डाटा लोड किया है और जो है वो उसको उसकी शेप प्रिंट की है, उसको मैंने हेड प्रिंट किया है। अब मैंने ऐसा अक्सर आपको जो है ना होता ही है कि आप एक किसी डेटा के साथ अगर कोई मैनिपुलेशन अगर आपने ऊपर की है और उसके बाद आप उस पर ऐसा टास्क करने जा रहे हैं जो क्रिटिकल है, उसके अंदर से आपने चीज़ें देखनी है, तो इट इज़ सेफ़ टू लोड दैट डेटा अगेन, ताकि आपने कोई अगर उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन की है, कोई डेटा के बारे में अगर आपने कोई जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, कोई वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर दिया है, उसमें से रिमूव कर दी हैं, ऐड कर दी हैं, जो कि आगे जाके आपके डेटा के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए, आप उस रॉ डाटा के ऊपर दोबारा से आए और उसको प्री प्रोसेस करना स्टार्ट करें। तो उसका मैंने हेड प्रिंट करवाया, आपके सामने तमाम फीचर्स उसके अंदर मौजूद हैं। .info का फंक्शन आपके पास मौजूद है जो आपको डेटा के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है कि डेटा क्या है, किस किस्म का है, उसके अंदर किस टाइप की। देखें, आपको कॉलम का नंबर मिल रहा है 7 0 1 2 3 4 सबसे पहले, उसके बाद कॉलम के नेम्स मिल रहे हैं, उसके बाद उनके अंदर पता चल रहा है कि कितनी रोज़ ऐसी हैं जो नॉन नल हैं, जिनके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 891 रोज़ आपकी ऐसी हैं जिनके अंदर डेटा मौजूद है, लेकिन इसमें अगर मैं एज वाले ग्रुप में आऊँ तो वहाँ पे
सिर्फ 714 रोज़ ऐसी हैं जिसके अंदर एज की वैल्यू मैंशनड है, बाकी के अंदर मैंशनड नहीं है। लेकिन मज़ीद अगर मैं नीचे आता हूँ तो कैबिन वाला फीचर ऐसा है जिसके अंदर बिल्कुल ही लेस देन हाफ आपके पास जो वैल्यूज़ है वो फिल्ड है, उसके बाद बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो नल हैं। और डेटा टाइप उसके बाद आगे सारे आपके हर कॉलम की मेंशनड है। तो ये चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाली इनसाइड डेटा के बारे में पता हो कि मेरे पास मेजॉरिटी डेटा टाइप कौन सी है और मैंने किस डाटा टाइप में ट्रांसफॉर्म करना है। क्यों हम लोग करने लगे हैं क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होना चाहिए, कैटेगरीज वाला डाटा होना चाहिए। तो अब हम उसको उस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेंगे आगे चल के। इसमें आगे मज़ीद हीट मैप है, एक कॉलम का मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर देखें मैंने आपको दिखाया था ये कॉलम कैबिन वाला। कैबिन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत मिनिमल थी, ठीक है 209। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट करके चेक कर लें किस तरीके से कि वो तमाम चीज़ें जो नल नहीं हैं उनको हमने प्रिंट करवाया हीट मैप के थ्रू, और हम ये चेक करें कि जी एज वाला जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, लेकिन जो हमारा कैबिन वाला कॉलम है ये जो ब्लू पार्ट आपको शो हो रहा है ये तमाम नल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर तो बहुत सारी नल वैल्यूज़ है। अब आपका यहाँ पे डिसीजन आएगा आपने क्या करना है। तो ये बाय द वे पार्ट है डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग का कि मैंने डाटा क्लीनिंग जब इंट्रोड्यूस करवाई थी तो हमने कहा था कि हम इनकंसिस्टेंसीज डील करते हैं, हम इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ डील करते हैं, हम इसके अंदर नॉट अ नंबर वैल्यूज़ और इस किस्म के मसले जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं। तो ये जो मिसिंग डाटा है ये एक्चुअली डाटा क्लीनिंग का एक पार्ट है। बिल्कुल। तो एक डिसीजन ये हो सकता है कि जनाब आप इन दोनों को अपने डेटा से रिमूव कर दें, लेकिन अगर आप रिमूव करते हैं तो एज वाला कॉलम ऐसा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी मॉडल की प्रोडिक्शन के अंदर, कि अगर एज उसकी ज़्यादा है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, अगर यंग एज का है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस में भी ज़्यादा हों। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखता है। बट कैबिन की इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर इंपॉर्टेंस रखती भी हो मगर उसकी डेटा मिसिंग वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अगर रैंडम खुद से भी कुछ वैल्यूज़ अगर ऐड करें तो वो आपकी तरफ से डाटा के अंदर एक एडिशन होगी जो कि एक बायस ही क्रिएट करेगी और कोई एक्चुअल वो इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो आपको नहीं देगी डाटा के अंदर से। इसे हम कहते हैं कि मॉडल बायस हो जाएगा। ये लफ्ज़ आप डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ये आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप करेगा। जब भी आप डेटा सेट के अंदर अपनी तरफ से वैल्यूज़ डालते हैं डाटा क्लीनिंग के अंदर, तो एक्चुअली आप डाटा को बायस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जितना कम से कम डाटा आप अपने पास से डालें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और डाटा की बायस को कंट्रोल करने के फिर डिफरेंट तरीके हैं कि आपने मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किस तरह करना है। ये इन इटसेल्फ ज़रा एक बड़ा टॉपिक है। तो और मेरा ख्याल पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक कोर्स में इस पर डिस्कशन बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन की गई है उसके अंदर, और बड़े डिटेल के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। ओके अच्छा, बाय द वे ये आपको जो बॉक्स प्लॉट नज़र आ रहा है इसमें आपको बॉक्स प्लॉट के ऊपर और नीचे कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, कुछ गोल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। डाटा साइंस में ऐसी वैल्यूज़ का एक ख़ास नाम होता है, ये इन्हें आउटलायर्स कहते हैं। ये एक और इनसाइड है डेटा के ऊपर कि हमारे पास जो आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। आप ये देखें कि अगर आपने ये पता लगाना हो कि अपर क्लास के अंदर कितनी एज रेंज वाले लोग जो है वो उसके अंदर मौजूद थे, मिडिल क्लास के अंदर कौन सा एज ग्रुप था जो ज़्यादा था, और जो लोअर क्लास थी उसमें कौन सा एज ग्रुप था जो ज़्यादा था, तो आपको उसके बारे में पता चल सकता है। अब ये बॉक्स प्लॉट हो रहा है, उसके अंदर एक्स एक्सिस में आपके पास क्लासेस हैं, वाई के ऊपर आपके पास जो है वो एज ग्रुप है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन देखी और आपको पता चल रहा है कि जो अपर क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा जो एज एवरेज एज टाइप अगर आप कहते हैं तो वह है 40 ईयर्स की। मतलब अपर क्लास के अंदर ज़्यादा एज के लोग मौजूद थे जिन्होंने हाईली जो पेड टिकट्स ली हुई थी अपर क्लास की। अब करते ये हैं कि एक आप फंक्शन बना लेते हैं और बेसिकली करने क्या लगे हैं हमने, क्योंकि डेटा को अपने लिए आसान बनाना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान बनाना है, हम एज रेंजेस डिफाइन कर देते हैं कि इस रेंज के अंदर अगर एज होगी तो वो अपर क्लास को रिप्रेजेंट, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस रेंज में होगी तो वो क्लास इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, अगर एज इस स्पेसिफिक वैल्यू से ऊपर होगी
तो हम उसको लोअर क्लास असाइन कर देंगे। तो हारिस, इस कॉन्सेप्ट को हमने कोई नाम दिया था? बिल्कुल, हमने इसको एक नाम दिया था और वो नाम मेरे डी से स्टार्ट होता है वो। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। ये डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू को कैटेगरीज में कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं। तो ये फीचर कंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक थी जब हमने डिस्कस की थी। बिल्कुल। तो ये आपको अब यहाँ पे देखें, मेरा एम जिस एम के साथ मैं चल रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें दिखाने का, वो मेरा मकसद ये है कि आपको जो चीज़ थ्योरेटिकली बताई गई थी वो प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। कोड समझाना इस टाइम मेरा पर्पज़ नहीं है। कोड समझाने के लिए आपके पास एक टूल आ गया है जो सबके पास मौजूद है, चैट जीपीटी, बार्ड है, परप्लेक्सिटी यूज़ करें, जो आपको टूल अच्छा लगता है आप वो यूज़ करें। कोड वो आपको समझा देगा, वो आपको उर्दू में समझा देगा, वो आपको पंजाबी में समझा देगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा आप समझ लें ताकि आप वहाँ पे जाके जो है वो चीज़ों को सर्च करने के काबिल हों और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हों। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ऊपर एक डिसीजन लिया था कि हमारा जो कैबिन वाला फ़ीचर है वो हमें काफ़ी ज़्यादा तंग कर सकता है और उसके अंदर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। लो क्वालिटी, बिल्कुल लो क्वालिटी डेटा हमारे पास था और वो हमारे पास इस डेटा में से रिमूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ये की है कि हमारे डेटा के अंदर रोज़, ऐसी रोज़ जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको हम रिमूव कर दें। तो होगा ये कि बहुत कम ऐसी रोज़ होती हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं, तो वो आपके डेटा में से रिमूव हो जाती हैं। मोस्टली 1 to 2% इस तरह का मामला होता है, तो वो आपके डेटा के अंदर से रिमूव हो गई हैं। आपके पास अब जितनी चीज़ें आएंगी, जितनी रोज़ इस टाइम मौजूद होंगी, वो तमाम वो होंगी जिसके अंदर वो ऐसे तमाम एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जिनके अंदर अब जो ज़ीरो वैल्यूज़ है वो मौजूद ना हो। ठीक है, अब आते हैं डेटा के फीचर्स के ऊपर। कुछ देखें, पैसेंजर आईडी, ये पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल यूज़ हो रही है। सर्वाइव क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सर्वाइव किया या नहीं किया। आपके पास क्लास भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अपर क्लास के लोगों की एजेस ज़्यादा थी, तो इस वजह से उनके चांसेस, ये हमारी अभी अजम्पशन है हमारी कि उनकी एजेस ज़्यादा थी, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट उनके सर्वाइवल के चांस कम होंगे। मिडिल क्लास की हो सकता है, लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा यंग लोग थे, वो हो सकता है उनको स्विमिंग आती हो, वो बच गए हों। आगे आपके पास नेम है। नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है, अगर इसके ऊपर आप बैठ के सोचें तो किसी के नाम सबके डिफरेंट होंगे, यूनिक नाम होंगे, हो सकता है किसी का मैच भी हो जाए, लेकिन वो एक ऐसा फीचर है जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से नहीं दे रहा कि क्या वो पैसेंजर सर्वाइव किया एट द एंड या नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा फीचर जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, आप उसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ से बज़ाहिर सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि हम इसमें से जो नेम है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ नज़र आ रही है, जेंडर इंपॉर्टेंस रखता है, एज इंपॉर्टेंस रखती है, उसके जो सिबलिंग्स हैं, पार्ट्स हैं, ये आपको डेटा के अंदर हम आगे जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर हम इस वक्त डिसीजन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन आवर अजम्पशन, लेकिन जो क्लियर हमें नज़र आ रही थी उसको हमने कर दिया। अगर टिकट है सर, टिकट नंबर भी मुझे लगता है कि टिकट नंबर से आपको कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ टिकट नंबर वाला बंदा जिंदा बच जाएगा, दूसरे टिकट नंबर वाला बंदा मर जाएगा। तो इट रियली डजंट ऐड एनी वैल्यू। तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसे हमने डाटा साइंस में कहा था डेटा रिडक्शन, कि हम गैर ज़रूरी एट्रीब्यूट्स रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारे डेटा की क्वालिटी बेहतर हो जाए। कि हम उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं लेकिन क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी उसकी वैसी ही रहे ताकि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस पे जो है वो इफेक्ट ना आए। तो एक नेम वाला कॉलम है, एक टिकट वाला कॉलम है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और एक और चीज़ कि आपके पास जो जेंडर वाला कॉलम है, देखें इसमें मेल फीमेल आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, इसको जो डिफरेंट कैटेगोरिकल डेटा में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप इसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं कि मेल के लिए M, फीमेल के लिए F, इस तरह। और इसके बाद आपके पास इम्बार्क्ड वाला कॉलम है, उसके अंदर आपके पास ये अगर आप देख रहे हैं तो S, C, S ये आपके पास और Q डिफरेंट जो 3 लोकेशंस थी इम्बार्क की वो आपके पास शो हो रही हैं। तो इनको आपने क्या करना है, कन्वर्ट से रिप्रेजेंट, बिल्कुल सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे हमारे पास ओके हुआ ये है कि मैं ऑलरेडी इसको
सेल को एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, तो वो दोबारा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा डेटा में से। अच्छा देखें, इस तरह का इशू अब आपके सामने आएगा, और वो इशू क्या कह रहा है कि नेम टिकट नॉट फाउंड इन एक्सेस। ठीक है, तो अब हुआ ये है कि मैंने आपको जब ये सेल दिखाया, उससे पहले मैंने ये सेल एग्जीक्यूट डिस्कशन के दौरान मैंने सेल एग्जीक्यूट कर दिया था। अब हुआ ये कि उसने उस डेटा में से वो वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं अब। ठीक है, लेकिन अब जब मैं दोबारा उसी को डिलीट करने जाऊंगा, जो चीज़ पहले से डिलीटेड है, तो क्या वो डिलीट करेगा? वो डिलीट नहीं करेगा, वो इसी तरह का आपको एरर शो करेगा। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपको पीछे से दोबारा डेटा लोड करना होता है, या आप अगर तो आपको पता है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है तो उसको आप इग्नोर करके आगे जा सकते हैं, लेकिन सेफ साइड ये होती है कि आप एक दफ़ा देख लेंगे मेरे पास डेटा के अंदर क्या चीज़ वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर मैंने डेटा दोबारा प्रिंट किया तो मेरे पास, मैं नेम और टिकट रिमूव करने थे, इसमें नेम और टिकट रिमूव ऑलरेडी हो चुके हैं, विच मीन्स ऑल गुड, हम आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप दोबारा से फुल फाइल लोड करके पिछले सेल्स को एग्जीक्यूट करें और सीक्वेंस में रहें, ताकि इस तरह के इश्यूज से आप बच सकें। ठीक है जी, डेटा की डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है, जिसके अंदर आपके पास जो 5 नंबर समरी है वो आपको मिल रही है, और हर कॉलम के लिए इंडिविजुअल आपको वो मिल रही है। ये 5 नंबर समरी के ऊपर पूरा डिटेल्ड 2 लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं, जिसके अंदर उसकी कैलकुलेशन भी बताई गई है, पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बताई गई है डिटेल में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और पैसेंजर आईडी के बारे में भी मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि वो भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, इनको हमने रिमूव कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं कि डेटा की शेप अब हमने देखी कि अब हमारे पास 12 में से अब 8 फीचर्स बचे हैं, और 891 रोज़ में से 889 रोज़ हमारे पास बची हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डेटा आया है। अब करना ये है कि हम लोगों ने क्या है कि डेटा को कैटेगोरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैटेगरीज होनी चाहिए ए या बी हर कॉलम के अंदर, जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसको भी किसी वैल्यू पे मैप करना है, ताकि वो कैटेगराइज उसमें आ जाए, कैटेगोरिकल डाटा बन जाए। उसकी टाइप चेंज करनी है बेसिकली। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे डेटा में से वो तमाम डेटा ले रहा हूँ, सेलेक्ट डाटा टाइप जो कि कैटेगरीज में है, कैटेगरी वाला जो डाटा है वो लिया। ठीक है, और उसने मुझे बताया कि जनाब ये जेंडर और इम्बार्क वाले जो हैं, इनकी जो डेटा टाइप है वो कैटेगोरिकल है। और अब मैंने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स के अंदर इनको मैंने रिप्रेजेंट करना है सिंबल से। तो उसके लिए हमारे पास गेट डमीज का फंक्शन होता है। वो क्या करता है, आपका कॉलम लेता है और ऑटोमेटिकली उसको मैप कर देता है डिफरेंट उसके साथ सिंबल्स के साथ। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास ये देखें कहाँ गया, क्लास आ गई, सर्वाइव्ड आ गया, और यहाँ पर वो भी हमने मेरे ख्याल बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं किया ना। ओके, वो ऐड करने पड़ेंगे। पार्ट्स वाला हो चुका है, अब आगे कंकैटिनेट मैंने करना है उसको। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास मैंने जो चेंजेस किए हैं बेसिकली, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपने गौर से समझना है कि मैंने ऊपर जो कॉलम है जेंडर वाला और इम्बार्क वाला, उसको मैंने चेंज तो कर दिया है कि वो कैटेगरीज में चेंज हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये जेंडर वाला जो कॉलम है इसके अंदर अभी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इम्बार्क वाले में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। ठीक है, अब कैसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये जो कॉलम मैंने चेंज किए थे उसको मैंने अपने एक्चुअल डाटा के अंदर ऐड करना है, कंकैटिनेट करना है, ताकि वो उस डाटा का पार्ट बने। तो यहाँ पे मैंने ये डॉट कंकैट वाला फंक्शन यूज़ किया है कि फुल डाटा के अंदर क्या करो, ये जेंडर वाला और इम्बार्क वाला जो कॉलम है उसको ऐड कर दो। तो अब आपके पास जो आगे यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स आ गए हैं, जो जिसके ऊपर नाम आ रहा है मेल वाला बेसिकली जो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 0 से, और इम्बार्क वाला कॉलम है उसने उसको मजीद फर्दर डिवाइड कर दिया है Q और S के अंदर 0 और 1 उसको बाइनरी कॉलम्स में बाइनरी फीचर्स बना दिए हैं। लेकिन स्टिल अब आपके पास जो जेंडर और जो क्या कहते हैं इम्बार्क वाला कॉलम है पुराना वाला, वो मौजूद है। इसका मतलब अब इस डेटा में से आपने ये जो पुराने वाले कॉलम्स हैं इनको रिमूव कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ड्रॉप कर देता हूँ डेटा में से, पुराने वाले जो जेंडर और इम्बार्क वाला कॉलम था वो मैंने रिमूव कर दिया। क्या हुआ, सिंपल सी लॉजिक, जिसकी डेटा टाइप चेंज करनी है वो डेटा टाइप आपने चेंज की, उसको अपने एक्चुअल डेटा सेट के अंदर कंकैटिनेट किया, ऐड किया, और जो पुराने कॉलम्स हैं उनको रिमूव कर दिया।
अच्छा, इधर आपके लिए एक सोचने के लिए फूड फॉर थॉट भी है। हमने एम्बार्क को ख़त्म किया और उसकी जगह 3 डिफरेंट फीचर्स बनाए। क्या कोई और तरीका भी है कि हम एम्बार्क को यूज़ कर सकें बग़ैर 3 फीचर्स बनाए? आपने सोचना है इस चीज़ पे, ठीक है? तो ये एक ओके। अप्रोच थी जिससे हमने ये फीचर बनाए, लेकिन और भी तरीके हैं। तो हो सकता है कि लेक्चर के एंड पे हम बता भी दें। ओके, अब यहाँ पे आप डेटा को अगर देखें तो डेटा के अंदर आपको कोई अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है? कोई ऐसा डेटा जो नॉन न्यूमेरिक हो, वो नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कैटेगोरिकल डेटा में तो आपने कन्वर्ट करना है अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मगर वो सारा न्यूमेरिक होना चाहिए। न्यूमेरिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हों हर क्लास को, क्योंकि मॉडल ने जब ट्रेन होना है तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेन होना है। अगर आपके पास डेटा के अंदर कहीं पे भी नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा तो वहाँ पे वो आपका डाटा रेडी नहीं है टू। इसकी मैं ना ज़्यादा आपको आसानी से समझाता हूँ। जो मशीन लर्निंग है एक्चुअली वो मैथमेटिक्स है, ठीक है? इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स में आप ए को बी में जमा नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन आप 3 को 5 में ऐड कर सकते हो। तो मशीन लर्निंग अगर मैथमेटिक्स है तो उसकी इनपुट में वो नंबर्स को ज़्यादा पसंद करती है। तो मैक्सिमम एल्गोरिदम जो मशीन लर्निंग के हैं वो एज अ इनपुट न्यूमेरिक डाटा को पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने डाटा साइंस में आपको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकली 20-25 मिनट डिस्कस की थी। कुछ एक दो एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो कैटेगोरिकल डाटा पे भी काम कर लेते हैं, जैसे हमारे पास डिसीजन ट्री है, वो कैटेगोरिकल डाटा पे काम कर सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हमेशा ये पसंद करते हैं कि उन्हें इनपुट न्यूमेरिक में दी जाए। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो जेंडर का डाटा था, मेल और फीमेल, अगर मैंने इसे 0-1 में कन्वर्ट कर दिया तो क्या ये स्टिल कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट है या ये न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है? मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास जेंडर का एट्रीब्यूट था जिसमें मेल और फीमेल है। मैंने मेल और फीमेल की जगह 0 और 1 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या ये जेंडर का एट्रीब्यूट कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट है या न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है? हाँ जी, देखिए, इट इज स्टिल कैटेगोरिकल। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिकल फंक्शन तो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। 1 + 0 डजेंट मीन एनीथिंग, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डजेंट मीन एनीथिंग। न्यूमेरिक की खास बात क्या है कि ये क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, इस पे अरिथमेटिक हो सकती है। लेकिन कैटेगोरिकल डाटा में आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट सिंबल से किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये एट्रीब्यूट इन इट सेल्फ न्यूमेरिक एट्रीब्यूट बन गया। ये स्टिल कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट सिंबल्स से कर रहे हैं ताकि हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम इसको प्रोसेस कर सके। तो आज का एक ब्रीफ सा हम समरी आपके सामने रख देते हैं कि ये एक्चुअली कंटिन्यूशन है उन कॉन्सेप्ट्स की जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे डाटा साइंस के, जिसमें हमने देखा था कि आप डाटा को क्लीन कैसे करते हैं, डाटा में से इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ कैसे रिमूव करते हैं, और डाटा में से आउटलायर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डाटा क्लीनिंग की, उसके बाद हमने डाटा रिडक्शन की। आपने नोट किया होगा कि हमने कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें से गैर ज़रूरी रिमूव किए थे, और वो इसलिए रिमूव किए थे कि वो हमारे मॉडल को कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। अब बाय द वे, ये जो हमने रिमूवल की है, ये इट्स नॉट द ओनली वे टू रिमूव। इनफैक्ट बहुत सारे और भी मैथमेटिकल तरीके हैं जो अभी हमने आपके सामने नहीं रखे। उसके बाद हमने फीचर कंस्ट्रक्शन की, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है क्योंकि बहुत सारी टेक्निक जैसे डिस्क्रिटाइजेशन, एग्रीगेशन, फीचर कंस्ट्रक्शन और नॉर्मलाइजेशन, ये सारा कुछ जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है। तो हमने ये सारा काम किया, लेकिन हमने हारिस नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं की। बिल्कुल, हमारा हमने data जो पहले, है हाँ, हमें इसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे जाके बाज़ जगहों पे हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसी को आगे लेके चलेंगे और इससे हम डिफरेंट
मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई करके मॉडल ट्रेन करेंगे और फिर हम उन मॉडल्स को इवेलुएट करेंगे। Thank you very much, everybody. Allah Hafiz. See you soon. अल्लाह हाफ़िज़।